नमस्कार दोस्तों। 22 जुलाई 2025 यानी कि बीते कल के दिन नई संसद के परिसर के अंदर हमको जो विपक्ष है, विपक्ष के जितने भी तमाम चेहरे हैं, उन सब के अंदर एक तमतमाता हुआ हमको एक ज्वालामुखी दिखाई दिया बीते कल के दिन। मतलब कि सबके सब एग्रेसिव मोड में थे। हाथ में बड़ी मात्रा में सबके बड़े बड़े होर्डिंग, बड़े बड़े पोस्टर थे वर्तमान की सरकार के खिलाफ। हाथ में संविधान था और जुबान पर केवल एक ही नारा था, सर वापस लो। जी हाँ, बिहार के अंदर जो सर नामक अभियान चलाया गया है, जिसके अंदर वोटर लिस्ट से वोटर को काटा जा रहा है, उनको वहाँ पर अपनी नागरिकता साबित करने के लिए अजीबोगरीब डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए कहा जा रहा है। या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक अलग ही मुहिम मन मुताबिक चल रही है। जो लिस्ट तैयार हो रही है वो अपने मन के मुताबिक हो रही है। यानी कि नवंबर मंथ में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं बिहार के अंदर, उसकी पृष्ठभूमि ये लोग तैयार करने में लग चुके हैं विद द हेल्प ऑफ सर अभियान। और इसी अभियान पर इन्होंने ये किया एक तगड़ा वार, मतलब कि विपक्ष ने आवाज़ उठाई है नई संसद के परिसर के अंदर। संसद खुली, आपको याद होगा, और उसी दिन एक अजीबोगरीब ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे सामने आई थी। वो न्यूज़ क्या थी आपको मालूम होगा। मैं बात कर रहा हूँ 21 जुलाई के बारे में। हमारे भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने अचानक से अपना इस्तीफा दे दिया। वजह ये बताई कि भैया मेरी तबीयत खराब है, मुझे हेल्थ इशू है, डॉक्टर ने मुझे इस परामर्श दिया है कि आप अब आराम करिएगा। लेकिन यहाँ पे ना आपको ध्यान रखना है कि इन उपराष्ट्रपति जी ने विपक्ष से एक वादा किया था मानसून सत्र के अंतर्गत कि वो ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर चर्चा परिचर्चा करेंगे। जो जस्टिस जसवंत जी हैं, जिनके घर पर नोटों का अंबार पाया गया था, गड्डी बेगड्डी पाई गई थी जो काफ़ी अधिक मात्रा में जल चुकी थी, और इस मुद्दे पर भी ये मानसून सत्र के अंदर चर्चा परिचर्चा करेंगे। लेकिन अचानक से तमाम चर्चा को दरकिनार करते हुए हमारे भारत के उपराष्ट्रपति ने दे दिया अपना इस्तीफ़ा हमारे भारत के राष्ट्रपति को। और उसके बाद लगातार एक बहुत बड़ी बाढ़ आ चुकी है। जी हाँ, क्या किस बात की? अफवाहों की, सूत्रों के बौछारें स्टार्ट हो गई उसके बाद, और सवालों की एक बहुत बड़ी सुनामी आ गई उसके बाद। कोई कुछ कयास लगा रहा है रिज़ाइन के इनके, कोई कुछ कयास लगा रहा है रिज़ाइन के। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जब उपराष्ट्रपति जी ने अपना इस्तीफ़ा दिया, जो राज्यसभा के सभापति भी थे, यानी कि सीनियर रेफरी अगर गायब हो जाता है ना मैदान से, तो लोग अपने अपने अकॉर्डिंग अपना अपना प्लेइंग स्टार्ट कर देते हैं। मतलब कि विपक्षी प्लेयर मैदान में उतर आए और अपने अकॉर्डिंग ये खेलना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। आखिरकार जैसे इन्होंने इस्तीफा दिया, कैबिनेट ने भी खेलना स्टार्ट कर दिया अपने अकॉर्डिंग। मीटिंग कैबिनेट की स्टार्ट होती रही कि आखिरकार उपराष्ट्रपति कौन बने कौन बने कौन बने। लेकिन यहाँ पर ना समय है, 3 मंथ के अंदर अंदर उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। लेकिन इसमें भी ना कोई टर्म एंड कंडीशंस नहीं है कि अगर नहीं होगा तो फिर यार बेकार हो सकता है, बहुत तगड़ा कुछ नुकसान हो सकता है। इन्होंने तुरंत एक नया चेहरा लाने का ये प्रयास कर रहे हैं। अब भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बनेंगे? जहाँ तक उम्मीद लगाई जा रही है कि या तो वो बनेंगे नीतीश कुमार जो बिहार के सीएम हैं, या फिर वो बनेंगे हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बट आपको क्या लगता है, क्या दोनों व्यक्ति सुटेबल हैं इस पद के लिए? या फिर अगर किसी में से एक का चुनाव करना, तो किसका चुनाव करोगे भारत के उपराष्ट्रपति के लिए? या क्या कोई तीसरा व्यक्ति भी आपके मन के अंदर है जो बिल्कुल सुटेबल हो भारत के उपराष्ट्रपति के लिए? उसका नाम आप चाहो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अब यहाँ पे आए कि एक बहुत बड़ी बौछार इस बात की हुई कि आखिर का इस्तीफ़ा क्यों दिया, क्या किसी के दबाव में इन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, या कोई नई नियुक्ति की तैयारी कर रहा है वर्तमान की सरकार। लेकिन असली धमाका दोस्तों हुआ है उसके अगले दिन 22 जुलाई को, यानी कि बीते कल के दिन, जब विपक्ष ने SIR को लेकर के सरकार को घेर लिया। नारेबाजी स्टार्ट कर दी नई संसद के परिसर के अंदर। नई संसद के बाहर दोस्तों विपक्ष का जमावड़ा और पोस्टर वॉर स्टार्ट हो गई। इस पोस्टर वॉर के अंदर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव जैसे तमाम टॉप लीडर शामिल थे। इंडिया गठबंधन की जितनी भी पार्टी थी वो तमाम इस पार्टी में, इस मुहिम के अंदर शामिल हो गई। पोस्टर वॉर के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया। लेकिन एक पार्टी यहाँ पे क्या थी? अपसेंट थी, जिसको हम बोलते हैं क्या? नदारद थी। उस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। नारे पे नारे स्टार्ट हो गए। पूरा का पूरा जो परिसर था संसद का, उसमें एक तगड़ी सी गूंज स्टार्ट हो गई। एक हल्ला बोल जैसी स्थिति दिखाई दी। वोट बंदी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सर वापस लो, सर वापस लो, इसका पूरा कह सकते हैं हुंकार भर दी थी। आपने देखा होगा ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, उसका मैं क्लिप आपको यहाँ पे अटैच कर दूंगा, उसको आप देख सकते हैं। वहीं पर इस सर के खिलाफ प्रियंका गांधी ने साफ साफ ये लिखा है अपने एक्स पर, अपने ट्विटर पर, कि पहले महाराष्ट्र में वोटर बढ़ा करके चोरी की गई और अब बिहार में नाम काट करके अपने अकॉर्डिंग ये अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं अपनी जीत की। संविधान में दिए गए वोट के अधिकार की हत्या की जा रही है, इन्होंने ये तक लिखा।
और बिहार में ना वर्तमान समय में 7.89 करोड़ वोटर हैं, जिनमें से 90% यानी कि करीब हम कह सकते हैं कि 7.1 करोड़ लोगों के फॉर्म भरे जा चुके हैं। और फॉर्म किस तरह से भरे जा चुके हैं इसको जानने के लिए डिटेल में अगर आप डेप्थ में समझना चाहते हैं कि कौन सी निंजा ट्रिक के माध्यम से इतने कम समय के अंदर सारे फॉर्म भर दिए गए, तो आप एक बार हमारे अच्युत रंजन जी का जो यूट्यूब चैनल है उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। वैसे ही मैंने डेडिकेटेड इनके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था, हमारे प्लेटफॉर्म पर वो रखा हुआ, उसको आप जाके देख सकते हैं। बट अगर आपको डेप्थ में समझना है तो इनके चैनल के तमाम बिहार से संबंधित जो भी ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की गई, जो भी वीडियो पब्लिश हुए हैं, उसको आप देखोगे ना, आपको चल जाएगा पता कि असली खेला वास्तविक रूप से क्या हो रहा है। और वहीं पर जो अखिलेश यादव है उन्होंने साफ साफ ये बोला है कि 18,000 वोट डिलीट कर दिए गए थे। वो हमने शिकायत दी चुनाव आयोग को, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मतलब कि यहाँ पर जो BLO है, सच कहूँ तो वो खुद अपने हाथ से फॉर्म भरे जा रहे हैं। उनको टारगेट दिया गया है कि भैया 30 दिन के अंदर अंदर आपको इतनी बड़ी संख्या में, सोचिए 7.89 करोड़ वोटर्स के आपको फॉर्म भरने हैं। पहले तो ये कहा गया था ना कि सर के माध्यम से हम 0 लेवल पर चेकिंग करेंगे, एक नई लिस्ट हम तैयार करेंगे 0 लेवल पर, लोगों के पास जाएंगे, उनको 2 फॉर्म देंगे, 2 फॉर्म के बाद में क्या होगा, 1 फॉर्म वो लोग जमा करेंगे बिहार चुनाव आयोग के पास में, अपने BLO के पास में मतलब, और 1 हम देंगे उनको रिसीविंग। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इनफैक्ट क्या हो रहा है, जिसकी मृत्यु 6 साल पहले हो चुकी है वो भी अपना फॉर्म भर के आ चुका है। मतलब कि ऑनलाइन उसका रिकॉर्ड शो हो रहा है। मतलब कि वो शायद अब वोट देगा नया अवतार लेकर के, पी EVM बटन का। या फिर 1 साल पहले भी एक इंटरव्यू है अजय रंजन जी के चैनल पर, उसमें देख लीजिएगा। मतलब जिसकी डेथ हो चुकी है वो इंसान कैसे फॉर्म भर सकता है भाई। चमत्कार मैं मानता हूँ कि इस कलयुग के अंदर हो रहे होंगे, लेकिन क्या इस लेवल पे चमत्कार हो रहे हैं? थिंक अबाउट इट। अब यहाँ पे ना चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल जवाब किए। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से ये पूछा है, भैया आधार कार्ड आप मान रहे नहीं रहे हो, वोटर ID कार्ड आप लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, राशन कार्ड की कोई वैल्यू आपने रखी नहीं है, तीनों की तीनों जब लोगों के पास में, तो अब आखिरकार इसको आप नागरिकता का प्रूफ क्यों नहीं मान रहे हो? तो लोग कैसे अपनी नागरिकता साबित करेंगे कि वो भैया हिंदुस्तानी है, भारत के नागरिक हैं? क्या वो सीना चीर के दिखाएंगे, जय हनुमान जय भारतीय अगर लिखा हुआ आ गया, भारत का मैप बना हुआ सीने के अंदर चीरने के बाद उसके पीछे, तो वो भारतीय है, वो नागरिकता उसको मिल जाएगी? क्या ये आप लोग वैलिड कर रहे हो क्या चीज़ें? और चुनाव आयोग का जवाब पता क्या है? चुनाव आयोग का सबसे जवाब ये है कि ये पहचान के लिए वैलिड नहीं है, नागरिकता के सबूत इसके माध्यम से हम लोग नहीं ले सकते हैं। मतलब कि आधार कार्ड जिसका डंका पूरे भारत के अंदर फैला हुआ था, आइरिस स्कैन हो रही है, थंब इम्प्रेशन चल रहा है, जहाँ भी जाओगे आधार कार्ड केवल एक डॉक्यूमेंट रहेगा आपके हाथ में, बस केवल वही आपकी पूरी पहचान दे देगा पूरे भारत के अंदर। किसी भी कोने में जाओगे बस वही आपके लिए पर्याप्त है। और आज वही आधार का आधार ये सर के माध्यम से वर्तमान की सरकार के द्वारा छीन लिया गया। मैं मानता हूं कि ठीक है, सर वाली मुहिम काफ़ी हद तक सही है, लेकिन इतनी जल्दबाजी में ये काम मत करो कि आपके BLO खुद ही भैया फॉर्म भर रहे हैं वहाँ की आम नागरिक का। भाई जो ड्यूरेशन होती है, पहले जनसंख्या कम थी, कई साल पहले ये मुहिम चलाई गई थी, कई सालों पहले, तब जनसंख्या कम थी, लेकिन अब जनसंख्या बढ़ चुकी है। आप ये केवल घास कटाई कर रहे हो, केवल खाना पूर्ति कर रहे हो, बस इसके अलावा ये कुछ नहीं चल रहा। आप टाइम लो, 1 साल लो, 2 साल लो। अचानक से अब बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले 3 महीने के अंदर इस तरह से खेला कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क तो रेज होगा चुनाव आयोग के ऊपर भी और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी कि आखिरकार ये इतना डिले क्यों कर रहे हैं। क्योंकि अगली जो डेट दी गई है वो दी गई है 28 जुलाई, 5 दिन बाद। लेकिन जो भारत का जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट आज भी संविधान के हिसाब से चलता है। बीते कल के दिन जो हियरिंग हुई थी, मतलब कि जो चुनाव आयोग से सवाल पूछे थे सुप्रीम कोर्ट में, उसमें साफ साफ उन्होंने ये बोला कि इतनी बड़ी एक्सरसाइज आखिरकार बिहार के विधानसभा चुनाव से 3 महीने पहले इतनी बड़ी एक्सरसाइज स्टार्ट करने की आपको क्या आवश्यकता थी भाई, जिसमें आप लोग अजीबोगरीब डॉक्यूमेंट मांग रहे हो। आप मांग रहे हो कि जन्म प्रमाण पत्र लेके आओ। भाई पहले के लोगों के पास में जन्म प्रमाण पत्र नहीं होते थे, जिसका जन्म घर के अंदर हुआ है वो जन्म प्रमाण पत्र कैसे लेके आएगा भाई। पहले के लोग इतने एक्टिव नहीं हुआ करते थे, कौन जाएगा ऑफिस धक्के खाने के लिए। ठीक है भैया, बच्चा हो गया, पूरा फोकस उस बच्चे के लालन पालन में लग गया, उसकी जो मतलब ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने में लग गया, पेरेंट्स से सारा समय, तो ज़्यादा धक्के नहीं खाता है। बस आधार कार्ड बन गया, बस इनफ है, वोटर ID कार्ड बन गया, बस इनफ है। इसके अलावा वो गरीब परिवार को सोचता ही नहीं इससे ज़्यादा, बस बहुत हो गया। अब वो अपने काम पर फोकस करेगा या फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने के जद्दोजहद करेगा, अपनी स्टार्ट ऑफिस से धक्के खाएगा। अब आयोग ने पता है यहाँ पर क्या बोला है? आयोग ने सिंपल ये बोला है कि हम फर्जी वोट हटाना चाहते हैं, वोट की पवित्रता हमको बचानी है।
और ये बात भी माननी पड़ेगी कि बहुत बड़ी संख्या में जो रिफ्यूजी होते हैं, जो मतलब कि कह सकते हैं कि घुसपैठी लोग इंडिया में आ जाते हैं और डॉक्यूमेंट भारत के अंदर बनाना काफ़ी ईजी है। लेकिन यहाँ पे आप जनता के लिए परेशानी बन रहे हो सर के माध्यम से। आप अपने डिपार्टमेंट को थोड़ा टाइट कर दो, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे हर एंगल से आप लोग लगा दो कि कोई भी व्यक्ति गलत काम ना कर पाए अपने ऑफिस के अंदर, कोई गलत डॉक्यूमेंट बना ना पाए। अब लेकिन सवाल ये उठता है, क्या पवित्रता की आड़ में लोकतंत्र का गला अब वर्तमान के अंदर घोटा जा रहा है? सोचिए एक बार। और यहाँ पर ना सभी के विपक्ष के पार्टी के जितने भी नेता हैं, सब ने अपने अपने अकॉर्डिंग अपनी अपनी स्टेटमेंट दी है। इस वीडियो के एंड में मैं उस वीडियो क्लिप को अटैच कर दूंगा, उसको आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। क्या सच में यहाँ पर जो योगेंद्र यादव ने एक साफ साफ चेतावनी दी थी, क्या इनकी चेतावनी अब सच हो चुकी है साबित? मतलब उन्होंने ये बोला कि ये रिविज़न नहीं, ये री राइटिंग है। अपने मन मुताबिक ये क्या कर रहे हैं, अपनी जीत की कहानी, जो 2027 में जो चुनाव होने वाले लोकसभा चुनाव, ये उसकी कहानी लिख रहे हैं। बिहार के विधानसभा चुनाव में जीत की एक स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं सर के माध्यम से, यानी कि फ्रॉम स्क्रैच एक नई वोटर लिस्ट बन रही है इस सर मुहिम के माध्यम से। और यहाँ पर योगेंद्र यादव जी ने यह भी कहा है कि पहली बार वोटर लिस्ट में नाम डालने की जिम्मेदारी सरकार की जगह आम जनता पर डाली जा रही है। खुद को प्रूफ करो, खुद को प्रूफ करो, खुद को प्रूफ करो। सोचिए, पहली बार देश के हर नागरिक से ये कहा जा रहा है कि तुम साबित करो कि तुम वोटर हो। और पहली बार पूरे देश में ये लागू किया जा रहा है कि यहाँ पर बिहार कहीं ना कहीं हमारे लिए एक प्रयोगशाला बन चुकी है। अगर बिहार राज्य के अंदर सर वाली मुहिम बिल्कुल सही बैठ गई, हमने एक नई स्क्रिप्ट जीत की लिख दी, वर्तमान की सरकार के द्वारा स्क्रिप्ट लिख दी गई अगर इन केस, तो यही मुहिम, यही प्रयोगशाला, यही सैंपल हर राज्य में अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। एक्चुअली भारत में ना अभी तक 96 से लेकर के 98% एडल्ट पॉपुलेशंस वोटर लिस्ट में होते हैं। और अमेरिका में अगर हम ये आंकड़ा देखें तो ये आंकड़ा सिर्फ 74% है, क्योंकि वहाँ पर सेल्फ रजिस्ट्रेशन सिस्टम होता है। और बिहार विधानसभा से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक इस समय क्या हो चुका है, हल्ला बोल स्टार्ट हो चुका है। बिहार में तेजस्वी यादव और विपक्षी विधायक काले कपड़े पहन करके बिहार की विधानसभा में घुसे थे। वोटबंदी बंद करो, SIR वापस लो, इस प्रकार के नारे लगाए गए थे। उनकी वीडियो में भी क्लिप अटैच करूंगा इस वीडियो के एंड में। अब सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई दी है, 28 जुलाई की डेट को सुनवाई होगी। अब उनको 5 दिन का और इंतजार करना है कहीं ना कहीं। और दोस्तों, वोट सिर्फ एक अधिकार नहीं है, सच कहूँ तो ये लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी आत्मा होती है। जी हाँ, और इस आत्मा का किडनैप हो रहा है, संविधान का अपमान हो रहा है इस तरह के माध्यम से। तो साथियों, ये लड़ाई सच कहूँ तो केवल वोटर लिस्ट की नहीं है, ये वॉर है आपके अधिकार की। ये वॉर है उस एक बटन की जिसे दबा करके आप अपनी सरकार बनाते हैं, अपना नेता चुनते हैं। उसी के साथ में शायद एक बहुत बड़ा खेला होने वाला है आने वाले समय में। चलिए, आप तमाम वीडियो क्लिप को ध्यान से देख लीजिएगा। मैं फिर आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ। असली मुद्दा क्या है कि आखिरकार धनखड़ जी ने अपना इस्तीफा क्यों दिया, उसके पीछे की वजह हम जानेंगे इन तमाम वीडियो को देखने के बाद। ये मानसून सत्र राष्ट्र के लिए एक अपने आप में विजयोत्सव का रूप है। मैं लीडर ऑपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने नहीं देते। सर, पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था, अब तक आतंकवादी पकड़े नहीं गए, मारे भी नहीं गए। देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे। जगदीप धनखड़ और विपक्ष का जो इंडिया गठबंधन है, इन दोनों के बीच में अगर आप कुंडली मिलाने बैठोगे ना, दोनों के एक भी गुण आपको नहीं मिलेंगे। मतलब कि दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है। जब से ये भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं, जब से ये राज्यसभा के सभापति बने हैं, तब से इनका जो कार्यकाल है विवादों से भरा हुआ है। विपक्ष की आंखों में ये लंबे समय से खटक रहे थे। विपक्ष ने उन पर पक्षपात के कई बार आरोप लगाए हैं। आपको याद होगा नवंबर मंथ में मोदी अडानी भाई 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 इसकी मुहिम चलाई गई थी। और जॉर्ज सोरोस को मामले को लेकर के भी क्या हुआ था, एक बहुत बड़ा हल्ला काटा गया था इनके द्वारा, विपक्ष के द्वारा। और दिसंबर 2024 में विपक्ष ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश की थी, लेकिन बहुमत ना होने की वजह से विपक्ष नाकाम हो गया, फेल हो गया। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हमारे जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, इनके 2 प्रमुख काम हैं भारत के संविधान के अकॉर्डिंग। पहला काम ये कि अगर राष्ट्रपति का पद किसी वजह से खाली हो जाएगा तो उपराष्ट्रपति उनकी जिम्मेदारी संभालेंगे। और सेकंड सबसे बड़ा काम यह है कि वो राज्यसभा के सभापति के तौर पर सदन की कार्यवाही चलाते हैं, और वो चलाएंगे। लेकिन क्या आपको ये पता है कि संविधान में उपराष्ट्रपति का पद खाली होने पर उसे तुरंत भरने की कोई सख्त समय सीमा नहीं दी गई है हमारे भारत के संविधान के अंदर। लेकिन जैसे ही इन्होंने कल अपना इस्तीफा दिया,
अचानक से कैबिनेट की मीटिंग स्टार्ट हो गई, मीटिंग स्टार्ट हो गई। इतनी जल्दबाजी आखिरकार क्यों? क्या लोकसभा 2027 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या उसकी पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए क्या अभी से अपने कोई कैंडिडेट उतारने वाले हैं इस राज्यसभा के अंदर, इस उपराष्ट्रपति को बना करके? इतनी जल्दबाजी जो इनकी हुई है इस्तीफा देने की, उसके बाद जो उपराष्ट्रपति बनाने की जो जल्दबाजी दिखा रहा है वर्तमान की सरकार, जो सत्ता में जो सरकार है वो, उसके बाद एक बहुत बड़ा डाउट या फिर क्वेश्चन मार्क रेज हो चुका है। विपक्ष अपने अपने अकॉर्डिंग अपने अपने कयास लगाए जा रहा है। भाई 1969 में ना संविधान में एक संशोधन हुआ था। उस संशोधन के बाद ये साफ साफ कह दिया गया था कि अगर उपराष्ट्रपति ना भी हो और राष्ट्रपति का पद खाली हो तो ये जिम्मेदारी भारत के मुख्य न्यायाधीश को दी जा सकती है। वहीं पर राज्यसभा में डिप्टी चेयरमैन दोस्तों जो है हरिवंश पहले ही सभापति की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। तो क्या नया उपराष्ट्रपति चुनने की जल्दबाजी हो रही है या फिर कुछ और? जी हाँ, या ये बहुत बड़ा सवाल दोस्तों रेज हो रहा है। धनखड़ का इस्तीफा इतने चर्चा में इसलिए बना हुआ है क्योंकि सभी लोग बहुत ही घाई दिखा रहे हैं। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की एक सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन हो सकता था। जी हाँ भाई, कौन है जस्टिस यशवंत वर्मा? आपको अच्छे से याद होगा, जिनके घर पर नोटों की गड्डी पाई गई थी, जिनके घर में आग लगी थी, फायर ब्रिगेड वहाँ पे आई थी, उसके कर्मचारियों ने देखा कि कमरे के अंदर नोटों का एक बहुत बड़ा पहाड़ तैयार किया गया है। भाई जस्टिस यशवंत वर्मा ने पल्ला झाड़ लिया। मुझे नहीं पता भी, ये रूम तो मेरे जो बंगला है उससे बिल्कुल साइड में है, क्या पता किसी कर्मचारी ने मुझको रख दिया बैक एंड में, मुझे नहीं पता भाई, मेरे खिलाफ कोई साजिश करी जा रही है। तो ये इस चीज़ को एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। और इस बात को लेकर के जब जांच हुई है तो उसके बाद यहाँ पर लोकसभा में 152 सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला को जस्टिस वर्मा के खिलाफ इम्पीचमेंट नोटिस सौंपा है कि हाँ, इनके ऊपर इम्पीचमेंट लगना चाहिए। और इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसद शामिल थे और सरकार ये चाहती थी कि ये मामला लोकसभा में आगे बढ़े, कैरी फॉरवर्ड हो जाए। बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पर 1.5 घंटे के बाद में धनखड़ जी ने राज्यसभा में ऐलान कर दिया कि उन्हें 50 से ज़्यादा सांसदों के हस्ताक्षर वाला एक इम्पीचमेंट नोटिस मिल चुका है, तो अब मुझे जस्टिस वर्मा के खिलाफ इम्पीचमेंट स्टार्ट करना होगा। यानी कि वो इसे अब स्वीकार कर रहे हैं। ये अनाउंसमेंट कर दिया था धनखड़ जी ने। अब ये ऐलान सत्ता पक्ष के लिए काफ़ी चौंकाने वाला था। और उस वक्त ना तो जेपी नड्डा उस समय सदन में मौजूद थे, ना अमित शाह और ना ही किरण रिजिजू सदन में थे। क्या धनखड़ का ये कदम सरकार के साथ टकराव का कारण बना बहुत बड़ा? क्या उनके ऊपर एक दबाव डाला गया उपराष्ट्रपति जी के ऊपर कि भैया आप एक काम को रिज़ाइन दे दो? क्या यही उनके इस्तीफे की सबसे बड़ी वजह थी या फिर कुछ और? एक्चुअली कह सकते हैं कि दिल्ली की सियासत में कुछ और ही शायद अब पकड़ा है। आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। कमेंट बॉक्स ओपन है, अब आपको क्या लगता है? क्या सच में धनखड़ जी का इस्तीफा वाकई स्वास्थ्य की वजह से हुआ था या बीजेपी ने उन्हें हटाने का दबाव बनाया? क्या ये बहुत बड़ा एक सियासी ड्रामा अब स्टार्ट हो चुका है? क्या योगी आदित्यनाथ अगले उपराष्ट्रपति होंगे या बीजेपी कोई सरप्राइज कैंडिडेट हम सबके सामने लाएंगे? क्या इस्तीफा किसी बड़े बिल या फिर सियासी रणनीति का हिस्सा था या फिर कुछ और? ये इस्तीफा सियासत का हिस्सा भी हो सकता है या सिर्फ सेहत का एक बहुत बड़ा मसला था? डीप डाइव करिए, अच्छे से मंथन करिएगा, उसके बाद ही आप मुझे कमेंट करिएगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूँ चल इतना वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।